डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। ईरान ने रूस से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने की डील फाइनल की है। ईरान के डिप्टी रक्षा मंत्री मेहदी फराई ने मंगलवार को देश की समाचार एजेंसी तस्नीम को बताया कि उन्होंने रूस के साथ सुखोई Su-35 लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर की डील को फाइनल कर दिया है। ईरान को जल्दी ये डिलीवरी मिल जाएगी। रूस के साथ इस डील से ईरान की वायुसेना की ताकत में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। अभी ईरान की वायुसेना के पास केवल कुछ दर्जन स्ट्राइक विमान हैं, जिनमें रूसी जेट के साथ साथ 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले हासिल किए गए पुराने अमेरिकी मॉडल हैं। मेहदी फ्राई ने इस डील को तेहरान और मॉस्को के बीच घनिष्ठ सैन्य संबंधों की एक बानगी कहा है। फ्राई ने कहा है, ईरानी सेना की लड़ाकू इकाइयों में शामिल होने के लिए सुखोई Su-35 लड़ाकू जेट, मिल Mi-28 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और Yak-130 जेट की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि न्यू एजेंसी तस्नीम की ओर से की गई इस रिपोर्ट में सौदे के बारे में कोई रूसी पुष्टि शामिल नहीं की है। रूस की ओर से इस डील पर दी गई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रूसी जेट और हेलीकॉप्टरों का मिलना ईरान की सेना के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है। ईरान फिलहाल पश्चिम के प्रतिबंधों के चलते सैन्य ताकत बढ़ाने में कई मुश्किलों से घिरा है। इसराइल, सऊदी अरब, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ईरान को उन्नत सैन्य हार्डवेयर न देने की वकालत करते रहे हैं। इनको डर है कि मजबूत ईरान पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ईरान की इन हथियारों से बड़ी ताकत पूरे क्षेत्र में असर डाल सकती है। ईरान पर यूएन ने लंबे समय तक कन्वेंशनल वेपन्स खरीदने को लेकर पाबंदी लगा रखी थी। ये पाबंदी अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो गई। इसके बाद रूस और ईरान के बीच ये डील शुरू हुई। दोनों देशों को फाइटर जेट्स के साथ ही कई मिलिट्री हार्डवेयर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर को लेकर भी डील हुई है। ईरान को मिल रहा Su-35 अनगाइडेड बमों का इस्तेमाल करके सटीक हमले करने के लिए जाना जाता है। ये कई एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। आइए हम स्वीडन के बारे में बात करें। स्वीडन के धुर दक्षिणपंथी नेता जिमी एक्सन के एक बयान से बवाल मच गया है। जिमी एक्सन ने कहा है कि अलोकतांत्रिक स्वीडिश विरोधी, होमोफोबिया और यहूदी विरोधी प्रचार फैलाने वाली मस्जिदों को जब्त कर उन्हें ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। इस बयान के कारण जिमी देश से लेकर विदेश तक घिर गए हैं। स्वीडन डेमोक्रेट्स के नेता ने शनिवार को पार्टी की वार्षिक कांग्रेस के दौरान एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि वह स्वीडिश विरोधी संदेश वाली मस्जिदों को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने जनता को कहा कि हमें उन मस्जिदों को जब्त और ध्वस्त करना शुरू करना चाहिए जहां लोकतंत्र विरोधी, स्वीडिश विरोधी, समलैंगिकता विरोधी, यहूदी विरोधी प्रचार या सामान्य दुष्प्रचार फैलाया जाता है। उनके इस बयान की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने आलोचना की है। उन्होंने सार्वजनिक प्रसारक SVT को कहा, मुझे लगता है कि यह खुद को व्यक्त करने का अपमानजनक तरीका है। खुद को ध्रुवीकरण के जरिए दिखाना है। यह दुनिया में स्वीडन की पहचान को खराब करता है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि स्वीडन में धार्मिक स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने लिखा, स्वीडन में हम पूजा स्थलों को नष्ट नहीं करते। एक समाज के रूप में हमें हिंसक उग्रवाद से लड़ना चाहिए, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, लेकिन हमें एक लोकतांत्रिक और उदार देश के ढांचे के भीतर ऐसा करना चाहिए। उन्होंने एक्सन को अपने बयान पर पुनर्विचार करने को भी कहा है। तुर्की की ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण स्वीडन नाटो की सदस्यता नहीं पा सका। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने स्वीडन से इस्लामोफोबिया वाली घटनाओं पर रोक लगाने को कहा है। एक्सन के बयान की सबसे ज़्यादा चर्चा तुर्की में है। इस आलोचना के जवाब में उन्होंने स्वीडिश अखबार आफ्टनब्लाडेट में लिखे एक लेख में नाटो की प्रक्रिया को काफ़ी थका हुआ बताया। इसके अलावा उन्होंने स्वीडन से एर्दोगन का खेल खेलना बंद करने को कहा। इसमें उन्होंने कहा कि मस्जिदों को गिराने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जहाँ कट्टरपंथी है उन्हें बंद किया जा सकता है। आइए हम चीन के बारे में कुछ बातें करें। चीन के सबसे बड़े शैडो बैंक जोंगजी एंटरप्राइजेज ग्रुप ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि वो अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। जोंगजी के इस बयान से ट्रस्ट क्षेत्र में खतरे की घंटी बज रही है, जो निवेशकों के पैसे का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करता है। जोंगजी ने पोस्ट द्वारा एक पत्र में निवेशकों को बताया कि उचित परिश्रम अभ्यास के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि समूह गंभीर रूप से दिवालिया है और सामान्य परिचालन को बनाए रखने में उच्च जोखिम का सामना कर रहा है। निकट अवधि में निवेशकों को भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति की मात्रा कुल देनदारियों से काफ़ी कम है। इस बीच चीनी अधिकारियों ने जोंगजी एंटरप्राइज समूह की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जोंगजी में 36 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी का खुलासा होने के बाद कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में प्रकाशित समाचार के अनुसार इस बड़े वित्तीय घोटाले से चीन की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। बीजिंग में पुलिस ने जी उपनाम वाले एक व्यक्ति समेत कई संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में लिया है। अब पुलिस उनसे पूछताछ की जा रही है। एक बयान में कहा गया कि निवेशकों को भी पुलिस की जांच और साक्ष्य एकत्र करने में सक्रिय
संयोग करना चाहिए। बता दें कि जोंगजी के संस्थापक जी जिकुन की 2021 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके कई रिश्तेदार कंपनी में प्रमुख कार्यकारी पदों पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने संदिग्धों के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। जोंगजी ने भी इस बारे में जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। कंपनी को फ़ोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने अपनी जांच इस सप्ताह की शुरुआत में जोंगजी की घोषणा के बाद शुरू की, जिसमें घोषणा की गई कंपनी की देनदारियां बढ़कर 420 अरब युआन 58.8 अरब यूएस डॉलर हो गई है, जबकि बैंक की संपत्ति केवल 200 बिलियन युआन बची है। इसका अर्थ है कि बैंक की संपत्ति में 260 अरब युआन की कमी आई है। परेशानी के संकेत पहली बार अगस्त में देखने को मिले, जब जोंगजी की सहायक कंपनी जोंगोंग इंटरनेशनल ट्रस्ट ने तरलता की कमी के बीच परिपक्व होने वाले पॉलिसीज के भुगतान में देरी की। यह स्थिति घराते रियल एस्टेट संकट के बीच पैदा हुई, जब एवरग्रांडे और कंट्री गार्डन होल्डिंग जैसे प्रमुख डेवलपर्स बढ़ते कर्ज और संपत्ति की बिक्री में गिरावट से जूझ रहे थे। कंपनी के कई ट्रस्ट उत्पादों ने संकटग्रस्त संपत्ति क्षेत्र में भारी निवेश किया था। कंपनी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जोंगरोंग की 86 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रबंधित संपत्ति का लगभग 11% रियल एस्टेट में निवेश किया गया था, जिसमें सिमाओ ग्रुप और सनक चाइना होल्डिंग जैसे संकटग्रस्त डेवलपर्स की हिस्सेदारी थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।